राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल के ऊपर। तो आज हम मैथमेटिक्स की जो आपका हरियाणा पुलिस से रिलेटिव जो सिलेबस है, हम उसके अंदर जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के अर्थमेटिकल के जो क्वेश्चन हैं जो भी आए हुए हैं उनको वन बाय वन करते हैं कि आपको इनसे और ज़्यादा भी क्वेश्चन करवा देंगे या उनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कवर करवा देंगे। तो सीरीज को शुरू करते हैं। तो मैथ की पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा साथ साथ में अपना जो आंसर है वो भी कमेंट में डालते जाना भाई। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि अंडर जो 2 है वो किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है भाई? ए बी सी डी ऑप्शन है। पहला परिमेय, दूसरा है आपका अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है हमारा भाज्य और चौथा ऑप्शन है हमारा अभाज्य। तो इसका आंसर सही जो है वो क्या आने वाला है? तो बिल्कुल सही उत्तर हम दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी कि 2 अंडर जो 2 है वो किस प्रकार की संख्या? एक अपरिमेय। अपरिमेय क्यों है? जिन संख्याओं का जो मान है एक अनंत के बराबर हो, अनंत के बराबर हो तो आप उसको कह सकते हैं कि वो सारी संख्या क्या रहेगी? अपरिमेय रह जाएगी। परिमेय क्या है? जिनका मान निश्चित रहे, जिनका मान निश्चित में कुछ न कुछ आ जाए, बस वो सारी संख्या क्या रहेगी? हमारी परिमेय रहेगी। आप अगर बात करें भाज्य की तो भाज्य संख्या कौन सी रहेगी? जिन संख्याओं के गुणनखंड जो है, गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, या जो अभी हाल में प्रश्न आया था उसमें इस तरीके से लिख दिया था कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है, वो किस प्रकार की संख्या कहलाएगी? तो आप कह देंगे उसे कंपोजिटिव नंबर, हमारी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिन संख्याओं के केवल ही 2 गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड मिले, वो हमारी कौन सी संख्या रहेगी? तो आप कहेंगे अभाज्य प्राइम नंबर रहेगी। अब आपका क्वेश्चन और क्या आ सकता है? तो एक बात ध्यान देना कि अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती है? तो 1 से 100 तक अगर बात करें तो कितनी रहेगी? 25। और क्या प्रश्न बन सकता है इन्हीं से ही? तो आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो हमारी रहने वाली है जी 2। कौन सी? 2। अब 2 से आपको ध्यान देना है कि 2 ऐसी सम संख्या है जो हमारी क्या है जी? अभाज्य है, जो अभाज्य है। ठीक है। विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछ ले जो हमारी अभाज्य है तो वो क्या है जी? 3। अब बात करें भाज्य से क्या प्रश्न रहने वाला है? तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या आएगी? 4। अब एक प्रश्न आपसे यह भी पूछ ले कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है? तो कई बच्चे सोचेंगे 1 से 100 तक 25 तो अभाज्य है तो 75 क्या होगी? अभाज्य है तो 75 क्या होगी? भाज्य हो जाएगी। लेकिन नहीं, आंसर क्या रहेगा हमारा? 74। क्यों? क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। आप इस बात को विशेषतः ध्यान में रखना। तो अभी ये प्रश्न हमारा आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर भी जो पेपर चल रहे हैं उन्हीं में आया हुआ था कि अंडर जो 2 है वो किस प्रकार की संख्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा कि वो एक अपरिमेय। अपरिमेय क्या है? जो सारे अनंत के बराबर है, अनंत के बराबर जिनका भी मान आए वो सभी संख्याएं हमारी क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी। परिमेय क्या? जिनका मान निश्चित हो, कुछ न कुछ मान आ जाए तो आप कह देंगे वो सारी संख्या हमारी क्या है? परिमेय। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला प्रश्न जो है वो समझ में आया होगा। इनसे रिलेटिव भी हमने कर लिया है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न 2 जो है परीक्षा में भी क्या पूछा गया है? तो आप लिखिए
कि भाई 1729 की रामानुजन संख्या कौन सी है। अब कई बच्चे ये ध्यान देंगे कि रामानुजन भी संख्या होती है क्या, तो ध्यान देना कि ये भी हमारा एक प्रश्न रहा है कि गणित दिवस जो है वो किन की याद में मनाया जाता है, तो श्री रामानुजन की याद में मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन देगा भाई कि इसके भी ऑप्शन जो दिए हुए हैं 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 3। तो आपको ये बताना है कि 1729 जो है इसकी रामानुजन संख्या कौन सी होगी, इनके रामानुजन नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रामानुजन नंबर होते क्या है या आप किन्हें कहेंगे। तो 1729 जो है आप ये कह सकते हैं कि इन संख्याओं में दो संख्याओं के घनों का जो योग जिसके बराबर रहेगा वो जो संख्या है वह उसकी क्या कहलाएगी, रामानुजन नंबर कहलाएगी। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे बी, यानी कि 10 का घन प्लस 9 का घन कितना आएगा, 1729। तो आपकी 10 और 9 क्या है, 1729 के रामानुजन नंबर है। तो 1729 जो है हमारा, तो आप कहेंगे जो 10 का घन है वो क्या आएगा भाई 1000, 9 का क्या आएगा 729। ठीक है, जैसे और करें, मान लो आपसे पूछ ले भी 9 के रामानुजन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 1 और 2 है। तो 1 का घन प्लस 2 का घन किसके बराबर आएगा, 9 के। 1 का घन क्या होगा 1, 2 का घन क्या होगा 8। तो 8 और 1 क्या हुआ जी 9। तो आंसर क्या रहा कि 9। तो हम कहेंगे 9 के रामानुजन नंबर क्या है, तो 1 और 2 हो जाएंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, तो वो लिखिए आप। सभी जो छात्र हैं वो अपना जो कमेंट है वो जरूर डालें कि 6 जो है वो किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए जो है संपूर्ण संख्या, बी है संपूर्ण वर्ग संख्या, सी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, और डी है अभाज्य संख्या। मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आपको यह बताना है जो 6 है वो हमारी किस प्रकार की संख्या है। तो ध्यान दें किस प्रकार की संख्या है। जब आपका इस प्रकार से आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि अभाज्य तो हो नहीं सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या वह है जिनके केवल ही 2 गुणनखंड हो, केवल ही 2 ही गुणनखंड हो। तो इस 6 के तो गुणनखंड क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ये गुणनखंड है। 6 किन किन से भाग होता है, तो आप कहेंगे 1 से, 2 से, 3 से और 6 से होता है। अपरिमेय नहीं हो सकती क्योंकि 6 का मान तो फिक्स ही है, 6 ही है, पता है हमें, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। संपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है कि जिस संख्या को उसी से गुणा कर दें जो नंबर आएगा वह उसका क्या रहेगा संपूर्ण वर्ग, यानी कि 2 गुणा 2 करें तो 4 क्या हमारी एक संपूर्ण वर्ग संख्या। और किसका वर्ग है, तो ये 2 का है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो आपका उत्तर आया कि परफेक्ट नंबर है ये। क्या ये परफेक्ट नंबर है। अब ये क्या होते हैं ये भी ध्यान दें कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उससे दुगना हो, तो आप कहें 1, 2, 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो 6 के गुणनखंडों का योग उससे क्या है दुगना है, तो वो सभी संख्याएं आपकी संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो उम्मीद करें कि 6 जो है वो किस प्रकार की संख्या है, तो आप कह देंगे संपूर्ण संख्या। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा चौथा जो आया हुआ है वो देखते हैं क्या है।
एक प्रश्न हमारा है कि 100 की पावर n-1 जो है ये सदैव ही 11 से विभाजित है, तो बताएं n क्या हो सकता है, जो n है वो क्या हो सकता है, जो नंबर हमारा वो क्या हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न के ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, n कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हमारा यही है जी। दूसरा ऑप्शन है n एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तीसरा है हमारा ऑप्शन है n एक सम संख्या है परंतु विषम नहीं। ठीक है जी। चौथा और लास्ट ऑप्शन है कि n एक विषम संख्या तो है परंतु सम नहीं। तो आपको जब भी इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो तो उस समय आपको विशेषतः ये ध्यान देना होगा कि आप इस चीज को पुट करें, कोई ना कोई मान देखें। क्या देखें, पहला दे रहा है n कुछ भी नहीं हो सकता, दूसरा दे रहा है n एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, n एक सम संख्या या विषम। तो आप क्या करें, जैसे हम करें भी 100 की पावर n-1 है, तो आप 100 की n जो है ना हम 1 लगा देते हैं। एक किस प्रकार की संख्या, तो आप बोलेंगे विषम संख्या है। तो मान क्या आएगा, 100 की 1 है तो 100 ही आएगा, 1 घटेगा तो क्या आया 99। 11 से भाग हो जाएगा तो आप कहेंगे कि विषम संख्या तो हो सकती है। अब बात करें हम सम को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हमारे पास 2 है। जैसे ही 2 लगाएंगे तो आप कहेंगे इसका मान 10,000 आ जाएगा। 10,000 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 9,999 आएगा, और ये भी 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इसका मतलब विषम नंबर भी हो सकता है। 2 जैसे कौन सा नंबर था सम, तो सम नंबर भी हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं, तो ये तो कंडीशन गलत है क्योंकि इसने कहा विषम नहीं सम नहीं, तो उत्तर अपने आप ही सही निकल के आ जाएगा। क्या हो सकता है कि n एक प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होने वाले कोई भी आ सकता है। क्लियर हुई बात। तो समझ में इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं सदैव आपको पुट करें, मान को पुट करके देखें। जैसे 1 विषम है 2 सम है, सबसे छोटा जो नंबर है वही पुट करके देख लें आप, क्योंकि अगर वो उन पे हो रहा है तो सभी विषम में हो जाएगा, अगर 2 पे होगा तो सभी सम में हो जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार से हम प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ले रहे हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है परीक्षा में आया हुआ है उसको देखते हैं क्या जो है। एक प्रश्न हमारा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, योग क्या है। अब आपको ये प्रश्न आ भी रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं 75 75, 60 60, 50 50 और 45 45। ठीक है, अब आप इसका आंसर क्या करेंगे, तो जरूर अपना आंसर है जो डाल दें। क्या रहने वाला है भी कुछ बच्चों का, जैसे ए या बी या सी या डी। तो देखो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या चाहिए योग। वैसे तो आपको योग के लिए मैंने आप एक ही तरीका बताता हूं कि आप औसत गुणा में कुल संख्या कर दो, वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, योग के बराबर आ जाएगा। अब आप कहें जी औसत क्यों करें, तो आपको पता है जी प्राकृतिक नंबर है तो वो लगातार जारी रहेंगे और उनके बीच डिफरेंस है वो बराबर रहेगा। तो पहला नंबर और अंतिम नंबर दोनों को लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, वो आपका इनका औसत भी आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां हम ये कह सकते हैं कि पहला नंबर हमारा 1 है, लास्ट वाला क्या है 100। औसत क्या है कि जब 1 से 100 तक जाएंगे तो सभी नंबरों के बीच का अंतर बराबर होगा।
बराबर होगा तो हमें पहला और अंतिम ही चाहिए, मैंने वो ले लिया। गुणा में कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 100 ही है, काटेंगे तो 50 पे कटेगी, तो आंसर क्या आएगा 50 50 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब एक बात ध्यान देना कि अब भाई ये जो आंसर आया ना, ये तो चीज बनी हुई है, इसी से सूत्र बने हुए हैं, ठीक है। सूत्र की जड़ यही है, हम क्या करते हैं प्राकृतिक का n इंटू एन प्लस 1/2, ये है आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, ठीक है। अब पूछ ले प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, अभी वर्गों का योग किसके बराबर होगा, तो होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा, ठीक है, बाय 6 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अभी स्टाफ नर्स के पेपर में क्वेश्चन आए भी हैं इनसे रिलेटिव, वो भी करेंगे। इसके बाद में अगर पूछ ले प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग किसके बराबर होगा, घनों का योग जो है वो किसके बराबर होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2 किसका योग, तो आप कहेंगे जी प्राकृतिक संख्या योग है ये। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको विशेषतः ध्यान देना है। क्लियर हुई। अब कई बार और भी देखो प्राकृतिक संख्या में क्या है, तो आप कहेंगे जी मैं यहां लिख देता हूं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम और विषम संख्या की बात करें तो उनका योग किसके बराबर है, ये पता भी होना चाहिए आपको। ये होगा n इंटू एन प्लस 1, किसका, विषम सम संख्याओं के योग। विषम का क्या होगा, तो n का स्क्वायर, क्या, n का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। तो हम एक प्रश्न से वो सारे प्रश्न करने वाले हैं, फिर भी कुछ भी ना आए। देखो मैंने ये इसलिए बताया, कई बार सीधे सूत्र ही पूछ लेता है वो, या आपको कुछ याद ना रहे तो आप इन चीजों को एक बार लिख लें। अगर आप इन सभी को छोड़ दे तो आप केवल इस तरीके से भी योग निकाल सकते हैं, कोई प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। तो दोबारा देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग किसके बराबर है, तो n इंटू एन प्लस 1/2। वर्गों का योग किसके बराबर है, तो n इंटू एन प्लस 1 2n इंटू 1/6। घनों का योग जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, आप उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। और इन प्राकृतिक संख्या में सम और विषम है, तो सम का क्या है n इंटू एन प्लस 1, और विषम का क्या है जितने नंबर है उतना स्क्वायर। पर ये एक से शुरू होने चाहिए, बीच में नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको विशेषतः ध्यान देने होंगे। यहां से प्रश्न निकलेगा, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इनसे रिलेटिव कोई ना कोई चीज आपको परीक्षा में जरूर मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी रहने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 5 जो है वो क्या है। एक नया प्रश्न जो परीक्षा में आया हुआ था, मैंने भी देखा कि 720 का कैनोनिकल रूप क्या है, रूप क्या है। अब ये जो प्रश्न है, कुछ ऐसे चीजें आ जाती है परीक्षा में जो आज तक हमने नहीं देखी होती, फिर हमारे लिए दूसरा उपाय तुक्का लगाने से कुछ यही होता है। ऑप्शन ये दिए हैं आपको, पहला ये है, दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा हमारे पास ये है, और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, ये दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, तो भाई क्या आना चाहिए, उम्मीद करिए कि इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले कई बार बच्चों की ये आपको इसका कैनोनिकल रूप जो है वो ये कहता है कि इनके गुणनखंड कर दो, बस इनके गुणनखंड लिख दो। यानी कि 720 है, आप इसको क्या लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 360, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 180, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा भाई 90, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 45, फिर 45 को आप भाग करेंगे 3 से तो क्या आएगा 15, फिर करेंगे तो 5 से करेंगे तो 1। क्या लिखेंगे आप
2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, जो आपका कैनोनिकल रूप है। ठीक है, या कह दें गुणनखंड। बहुत आसान सी चीजें थी लेकिन नहीं पता थी। जब कोई चीज आपके लिए नई होगी, नहीं पता होगी, वो प्रश्न हमारे लिए कितना भी सरल क्यों ना हो, हम उनको गलत ही करेंगे। ठीक है, तो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिए क्या हमारा आया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न 6 जो है वो क्या है, दो संख्याओं का जीसीडी क्या होगा जिनमें एक नंबर, एक संख्या अभाज्य है। तो ए बी सी डी आपको दिया गया है 1 0 2 3, 1 0। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, दो संख्याओं का जीसीडी क्या है। अब कई बच्चों को जीसीडी के बारे में नहीं पता होगा तो वो इस चीज को गलत कर जाएंगे। फिर उसने कहा उनमें से एक संख्या क्या है, एक अभाज्य। तो हमें क्या पूछा हुआ है, जीसीडी मतलब होता है ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। ग्रेटर कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या, एचसीएफ। क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ भी निकालना है। ध्यान देना, जो प्राइम नंबर होता है ना, उनका एचसीएफ सदैव क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न था। तो आप ये ध्यान देना, ये प्रश्न डिटो भी आया हुआ है कि दो संख्याओं का जीसीडी। कई बार ये चीज लिख देगा जीसीडी, कई बच्चे सोचेंगे भाई ये है कि नहीं पता, बात आपके लिए। और दो, इनमें से एक नंबर हमें क्या दिया हुआ है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या हमारा, तो हमेशा ही क्या रहेगा भाई, एक रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 7 की बात कर रहे हैं, उस पे चलते हैं। ये प्रश्न हमारा है कि 7 जो है इसको मैंने 600 बार लिखा है, 600 बार लिखा है। बनी संख्या, अब ये जो बनेगी एक संख्या, इस संख्या को 39 से विभाजित करें तो शेषफल क्या रहेगा, शेषफल क्या रहेगा। तो आपके लिए ये ध्यान देना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे पहला जो है हमारा 0, दूसरा जो है 6, तीसरा जो है 7, चौथा जो ऑप्शन है हमारा 33 है। अब एक बात देखो, आप किसी एक अंक को रिपीट कर रहे हैं। अब एक अंक क्या है मेरे लिए, जैसे 7 है, ठीक है, मैंने 7 को 600 बार लिख दिया और फिर उस नंबर को मैं कितने से भाग कर रहा हूं, 39 से। आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर आप कोई भी नंबर जो है आप उसको 6 बार लिख देते हो, कितनी बार लिख देते हो, 6 बार। जैसे ही ये 6 बार लिखा जाएगा वो नंबर हमेशा ही डिवाइड होगा किस से, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 49 से। अब देखो 3 और 13 से हो गया तो इसका मतलब 39 से भी हो जाएगा, ठीक है, 77 से भी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि नंबर इन सभी से पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो हर 6 डिजिट के बाद में वो भाग हो रहा होगा। तो आप बोले इसमें कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे जी 600। तो 600 अंक है तो वो क्या होगा, आप कहेंगे कि वह तो पूर्णतः ही क्या है, भाग हो जाएगा। तो पूर्णतः भाग हो जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, फिर 0। तो हमारे लिए आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है। अब देखो एक और बात आपको और बताता हूं। मान लीजिए यहाँ 602 होता तो क्या होता, तो आप 602 को 6 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 2। इसका मतलब हमारे पास अब लास्ट में 2 अंक ही बचेंगे। उससे पहले जितने भी अंकों से बनी वो संख्या थी वो पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो अंक क्या बचेंगे, फिर 2 अंक बोले तो 77।
ठीक है, जितना रिमाइंडर बचेगा उतने ही हमें अंक लेने हैं। देखो आप 600 को करते तो क्या बचेगा, 0 0 बचा, तो इसका मतलब है पूर्णतः भाग हो रही है, और पूर्णतः भाग हो रही है तो सेंसफल फिर क्या है, 0 है। अब आप 77 को भाग करेंगे किस केस में, जब 602 ले लेते तो 39 एकम 39, 39 दूना 78 होता है, तो आप कहेंगे इस केस में हमारा सेंसफल 38 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होगी। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो सदैव ही 6 पे डिवाइड रखना, कि 6 बार रिपीटेड कोई अंक है वो इनसे भाग हो जाएगा। तो जितना यहाँ नंबर होगा उससे आप भाग कर लो, या तो वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा कोई ना कोई तो रिमाइंडर छोड़ेगा ही, एक छोड़ेगा तो 1 अंक ले लेंगे, 2 छोड़ेगा तो 2 अंक से बना लेंगे, 77 3 है तो 3 से बना लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको लाभदायक रहेगी। ठीक है, अच्छी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो साथ साथ में आप इस चीज को पुट भी करते रहें। ठीक है, साथ साथ में अपनी चीजों को पुट करते रहें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को आगे शेयर भी करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका HCF 50 है, तो बताएं एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अब आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न था ये भी। ऑप्शन 700, 800, 900 और 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। तो आप ये कहेंगे हमें ये पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड बराबर है HCF गुणा में एलसीएम। देखो अगर इन संख्याओं की गुणा बराबर हो सकती है तो इनके अनुपातों की गुणा भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ठीक है, इसमें आपको संख्याओं के क्या दिए हुए हैं, अनुपात। तो आप कहेंगे 4:5 है। एक बात ध्यान देना, अनुपातों का जो HCF है ना, अनुपातों का जो HCF है वो सदैव ही क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो 1 होगा। अब इनकी गुणा 20 है तो इन दोनों की गुणा भी तो क्या रहने वाली थी, 20 ही। तो ये 1 है तो ये अपने आप ही पता चलेगा कितना रहेगा भाई, 20 ही रहेगा। ये 1 होता है तब ये 20 है, लेकिन HCF कितना दिया हुआ है, 50। तो अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी, तो 20 गुणा में 50, आंसर क्या रहा होगा, 1000। आंसर क्या देगा, 1000। अब आपको मैं सीधा कह रहा हूं, अनुपातों का HCF 1, अनुपातों का HCF 1 होगा। तो आप दोनों की गुणा करिए 20, तो 20 में 50 की वैल्यू बतानी है तो गुणा 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1000। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर हुआ। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अनुपातों का HCF सदैव क्या रहेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। आपसे ये पूछ ले कि वो नंबर क्या है भाई, संख्या क्या, तो संख्या हमेशा ही HCF से निकलेगी। अगर HCF 1 है तो पहली संख्या 4 है, दूसरी क्या है 5। HCF कितना था 50, तो 50 गुणा 4 करेंगे तो एक नंबर तो आ जाएगा हमारा 200। 50 गुणा 5 करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा 250। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करें कि आपको ये जो भी नंबर दे दें तो इस तरीके से हमें पता होने चाहिए, हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। HCF के अंदर आपके को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप अच्छा करके जाना। और सिंपल सा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, ये भी कोई जरूरी नहीं। तो आपका बेसिक अच्छा होगा तो सिंपल क्वेश्चनों पे आप विशेषतः ध्यान दो। एक क्वेश्चन आपका और लेते हैं, जैसे कि ये कह रहा है 4 साइकिल सवार एक वृत्ताकार
में वृत्ताकार मैदान में चक्कर लगाते हैं। जो क्रमशः अपने चक्रों को, अपने एक चक्कर को पूरा करने में 6 मिनट, 10 मिनट, 15 और 14 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है जी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये 11 बजे चक्कर लगाना शुरू करें, 11 बजे चक्कर लगाना शुरू करें, तो दोबारा एक साथ उस वृत्ताकार मैदान पे कब मिलेंगे? वृत्ताकार मैदान पे कब मिलेंगे? अब देखो, हमें ये पूछा हुआ है कि वो एक साथ दोबारा कब मिलेंगे। इनका वृत्ताकार ये मैदान है, सभी चारों यहीं से चल रहे हैं। जो हमारा ABCD ये चारों हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला जो आदमी है इसने एक चक्कर पूरा 6 मिनट में, दूसरे ने पूरा किया हमारा 10 मिनट, फिर तीसरे ने 15, फिर एक ने 14 मिनट में पूरा करते हैं। अब आपको ये कह रहा है कि चारों एक साथ चलते हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सवाल का आंसर HCF ही होगा, सॉरी LCM होगा। क्या होगा? LCM। तो इसका LCM कितना है? तो LCM हम सीधा निकालें तो क्या देगा? 210। क्लियर हुआ? तो 210 क्या है? ये 210 मिनट के बाद में ये उस चक्कर को एक साथ उस मैदान पे क्या दोबारा मिल जाएंगे। तो 210 का मिनट है, क्योंकि सभी की यूनिट हमारी मिनट थी। ठीक है, तो आप कहें 210, हाँ कई तो नहीं समझ में आ रहा हो तो 210 क्या है? 6, 10, 15 और 14 का LCM है। क्या है? LCM। जहां एक साथ इकट्ठे लिखा हुआ मिल जाए वहां आपको LCM ही निकालना है। तो इसका LCM कितना है? 210। 210 को आप क्या लिखेंगे? 3 घंटे। 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे ना, और 30 मिनट। तो कब दौड़ना, चक्कर लगाना शुरू किया था इन्होंने? 11 बजे। तो 11 के बाद में क्या टाइम होगा भाई? 12, 1, 2 बजकर 30 मिनट पर ये क्या करेंगे? एक साथ दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो आपको कई बार यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 4 अलार्म, ठीक है, 4 घड़ियाँ जिनमें अलार्म लगाया होगा, इस तरीके से एक साथ इतने बजे बजती है, तो आगे एक साथ कितने बजे बजेगी। तो उन सभी में आपका जो LCM होता है वही क्या रहेगा? आंसर रहेगा। जहाँ बराबर बराबर देख लिखा हुआ मिल जाए वहाँ आपके सवाल में HCF आंसर रहता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो सवाल करते हैं भाई। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो कुछ सवाल मैं आपको लिख रहा हूं कि आप इसमें अपना आंसर जरूर रखना। ठीक है, कई बार इन चीज़ों में भी क्वेश्चन आपसे ले लिए जाएंगे। तो बराबर x से है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बराबर ये x के है। तीसरा क्वेश्चन इनमें एक ले रहे हैं हम, ये इन्फिनेटिव तक है। ठीक है भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बराबर x है। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं,
ये इन्फिनेटिव तक। क्लियर हुई बात? तो आपके सामने ये 5 प्रश्न हैं जो परीक्षा में इनसे रिलेटिव आ जाता है, तो ये प्रश्न आप कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, इन प्रश्नों को आप बहुत सरल और विशेष तरीके पे कर सकते हैं। ध्यान देना है, जैसे कि ये 12 प्लस अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 प्लस 12 अंडरूट 12 अंडरूट और किसके बराबर है? x के बराबर है। तो हमें मान बताना है कि x का जो है वो क्या रहने वाला। तो आप एक बात ध्यान देना कि 12 के गुणनखंड करिए आप, जो गुणनखंड वही लेना है जिन दो के बीच में अंतर 1 का है। जैसे कि आप 1 गुणा 12 कर सकते हैं, 2 गुणा 6 भी 12 होता है, 3 गुणा 4 भी क्या होता है 12। लेकिन हम क्या लेंगे? 3 गुणा में 4 लेंगे, 3 गुणा में 4 ले लेंगे, जिनके बीच अंतर कितने का है? 1 का है। अगर यहाँ प्लस है तो आपका उत्तर बड़े वाला रहेगा, अगर प्लस है तो उत्तर क्या रहेगा आपका? 4। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या जाता? 3। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए क्या रहने वाला है। तो आप कहें जी क्या है जी? 90 है, तो 90 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा में 10। 9 गुणा 10 लिखेंगे, तो यहाँ अगर माइनस है तो छोटी संख्या क्या है इसमें? 9, तो हमारा आंसर क्या आया? 9। क्लियर हुई बात? समझ में आई? अब आप देखिए 6 कुछ भी सही नहीं है तो सभी में क्या है? गुणा है। और अगर ये जो आपकी वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है? इन्फिनेटिव तक जा रही है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। इसका मतलब 8 को इसने लिटा दिया, अगला ही लिट गया तो थे भी लिट जो। क्या होगा भाई? जो नंबर है वही आंसर, जो नंबर है वही आंसर, कोई भी नंबर इसमें हो, अगर ये गुणा रहे और इन्फिनेटिव जा रहा हो तो हमारा आंसर जो नंबर n होता है वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम भी लिट जाओ भाई। अब आप बात करें हम इस प्रश्न की, तो ये किसके बराबर है? जैसे x के बराबर है, यानी कि कंडीशन तो यही थी, लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव है, वहाँ क्या रहा? x। तब क्या करना है कि अंडरूट जो होती है ना, इसकी पावर होगी किसके बराबर रहता है? ये 1/2। तो एक बार तो हम कहेंगे भी आएगा तो 6 ही, लेकिन पावर के साथ रहेगा, 1 में से घटाना है। तो क्या है? ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। घटा देंगे 1 में से, तो क्या करेंगे हम? आप सीधा लिखो 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आप लिख सकते हैं 6 की पावर आ जाएगी 15/16, 15/16। 1 में से घट जाएगी ये, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 था, तो हम सभी को गुणा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। 1 में से घटाएंगे तो आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर आ जाएगा 15/16। एक चीज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? अब इसमें क्या कहा? 4 प्लस √4, यानी कि यही केस है, बस कहाँ रहा ये x, लेकिन ये केस यहाँ पे किसके बराबर है? इन्फिनेटिव के बराबर है, अनंत के बराबर। तो इन वाले सवाल में आपको ये ध्यान देना है 1 + 4a √ ±1/2 रहेगा। ये क्या चीज़ है? तो आप सीधा ही कर सकते हैं, a बराबर जो नंबर होता है वही होता है। तो 1 + 4, a का मान क्या है यहाँ? 4, तो 16 √ +1। प्लस क्यों किया? क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, भाग 2, तो 17 आ गया भाई। तो 1 + √17/2 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो ये 5 प्रश्न आपके क्लियर होने चाहिए। दोबारा देख लीजिए, 12 था, क्या मल्टीप्लाई रहेगा? 3 गुणा 4, गुणनखंड थे। संख्या देखो, प्लस है तो बड़े वाली, माइनस होती तो छोटे वाली, तो आंसर क्या रहेगा? 4। 90 है, x के बराबर है, 9 गुणा 10 करेंगे 90, तो छोटा नंबर क्या है यहाँ? 9। 6 जो है इन्फिनेटिव के बराबर था, तो आंसर क्या रहेगा? गुणा में 6 रह जाएगा। अगर बराबर x है तो क्या? 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 में से घटाएंगे तो 15/16 आ जाएगा। 4 + √4 प्लस ये इन्फिनेटिव है तो इसका मान सदैव रहेगा 1 + 4a। a होता है जो नंबर है वही
प्लस माइनस, जो ऊपर माइनस है तो माइनस ले लेंगे और प्लस है तो प्लस बाय 2 रहेगा। तो हमारा आंसर आएगा 1 4a, a का मान 4 है यहाँ, तो 16 और 1 17√1 प्लस 17√2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इनसे रिलेटिव और भी जो सवाल है वो देखिए आप। तो 5 आपके ये कंप्लीट हुए, 5-7 सवाल इसके और बनते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी हम देखते हैं क्या इन टॉपिक से रिलेटिव आप क्लियर हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आप इनके जो हल है आप आंसर जो है कमेंट में नहीं डाल रहे हो, तो इसका मतलब आपने अभी इनको नहीं किया हुआ है, तो आप जरूर इनको करिए। देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनसे और क्या आ सकता है, और आ सकता है जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसे ये प्रश्न है, तो आपसे कहेगा बराबर x का मान क्या है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। एक ये प्रश्न है, आपसे पूछ ले इसके बराबर x का मान क्या है। एक बार 2 ही कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे और भी जो क्वेश्चन है वो कर लें। बहुत आसान चीज़ें होती है ये, आप यहीं भी काट सकते हैं हम। तो देखिए क्या करेंगे, इसको करते हैं 36 किसका वर्ग है भाई, किसका है, 6 का है। तो 6 प्लस 94 कितना आएगा, 100। 100 किसका वर्ग है, 10 का। तो 10 प्लस 39 49, 49 किसका है जी, 7 का। 144 बच गया, तो 144 किसका आंसर है, 12 का। 144 आंसर किसका है, 12 का है। दोबारा ध्यान देना, जैसे अंतिम से चलेंगे हम, अंतिम में किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर मिलेगा। तो जैसे 6 है, जुड़ेगा 94 में 100 होगा, 100 किसका है, 10 का। तो 39 में जुड़ेगा 49 होगा, 49 किसका वर्ग है, 7 का। ये 7 जुड़ेगा तो 144 होगा, और 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक बार इस सवाल को मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूं, फिर भी यही कर लेंगे हम। देखो, अंडरूट जो होता है ना, उसका मान पावर में 1/2 होता है। ये 1/2 है, ये 1/3 है, और ये 1/8 है। देखो, सभी की पावर हटा देते हैं। अंडरूट का मान पावर में क्या होगा, 1/2। फिर इसको हटा देते हैं, क्या होगा, गुणा में 1/3। ये क्या है जी, 1/8। क्लियर हुई। अब ये लिख दो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4। क्लियर हुई। जो बचेगी कटेगी वो यहाँ 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 2 की पावर 1/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है ये। आपको क्या ध्यान देना है कि अंडरूट जो होती है इसकी पावर 1/2 है, इसकी 1/3 है, ये 1/8 है। ये जो है गुणा में लिख देंगे, काटनी है, जो बचा वही हमारा आंसर है। या ये ना लिखे तो ये भी लिख दे भाई, कोई एक ही बात है। ठीक है, कई बार इन दोनों में से कोई चीज़ देखने को मिले आप तो घबराना नहीं है, आप कह सकते हैं इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट जो सवाल है वो कर रहे हैं भाई, इससे आगे वो देखिए आप। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखो नेक्स्ट में, ये सारे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको लाभदायक जरूर रहेंगे, ये आप उम्मीद मान के चलना। अब एक क्वेश्चन जैसे कि आपका रहे 2/3 और 4/5 के बीच कौन सी निम्नलिखित में से भिन्न होगी, में भिन्न होगी। तो ऑप्शन आपको दे रहा है 3/7, 7/9,
2/5 और डी दे रहा है 2/9। ये हमारे लिए ऑप्शन है। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, हर बच्चा ये सोचेगा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करता हूं, क्या पता वो ऑप्शन में ना हो, गलत कर देंगे। तो आप एक बात ध्यान देना, इनकी प्रतिशत जो फ्रैक्शन है वो याद करो। 2/3 किसके बराबर है? तो हम कहेंगे 66 सही 2/3 के बराबर। 4/5 किसके बराबर है जी? तो 80। 3/7 किसके बराबर है? तो हम कह देंगे 42 सही 6/7। 7/9 तो 77 सही 7/9%। और 2/5 तो 40 और ये 22 सही 2/9। पहला काम हमारा यही रहेगा कि आप इनके फ्रैक्शन लिख दो, जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत लिख दो। प्रतिशत चैप्टर हमने किया हुआ है और वो अगर आपका अच्छा है तो ये सवाल कभी गलत होगा ही नहीं जिंदगी में, या ये ध्यान देना। अब देखो 66 सही 2/3 से 80 के बीच में कौन सा नंबर यहाँ इनमें से रहने वाला है? तो आप कहेंगे केवल यही नंबर रहेगा और ये हमारा उत्तर है, केवल यही नंबर रहेगा। आप एक और ध्यान देना कि इनको आरोही क्रम में लगाना पूछ ले और इनको अवरोही क्रम में लगाना। तो आरोही और अवरोही में क्या होगा? आरोही जो होता है वो क्या होता है हमारा, पहले आरोही नाम देखो छोटा है तो पहले कौन सी संख्या आएगी? छोटी, बाद में बड़ी आ जाएगी। अवरोही इसके मामले में नाम बड़ा है तो पहले कौन सी संख्या आएगी? बड़ी, बाद में छोटी आ जाएगी। तो हमें इनमें से वो क्रम भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्रम कभी गलत नहीं होगा अगर आपको फ्रैक्शन के साथ उनका प्रतिशत याद है तो। ठीक है, प्रतिशत आपको लगभग याद होना चाहिए, क्योंकि हम इस तैयारी पे हैं तो प्रतिशत तो हमें अच्छे लेवल पे रहेगा। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं क्या रहने वाला है। और आप एक जो सभी बच्चे जो हैं अभी लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट जरूर करिए। मॉक टेस्ट ही आपकी अब अंतिम तैयारी रहेगी। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए एक अंतिम उपाय है तैयारी का। बाकी अब कितना भी याद करेंगे तो अंतिम टाइम में तो आपके लिए वो ही कम पड़े रहेगा, लेकिन मॉक टेस्ट से आप इतना जरूर रहेंगे कि भाई आप तैयार हैं या नहीं है, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, तो उनसे आपको कुछ अनचा नया टॉपिक भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो हम एक करते हैं। 99 सही 1/7, 2/7, 3/7, इस प्रकार से ये 6/7 पे जा रहे हैं। जोड़ क्या है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन में आपको दिया 598, 597, 600, 608। ठीक है भाई, यही ले लिया मैंने। चलो, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? इस प्रकार का कभी भी जोड़ आए तो आप देखो सभी में 99 कॉमन है एक, तो 99 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। 99 कितनी बार आएगा? तो 6 बार आएगा। तो 99 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा? 594। क्लियर हुई एक बात? तो ये जोड़ना है। बाद में हमारे पास क्या बचा? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। सभी में 7 है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 7, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 21 प्लस में 7 आएगा, कटेगा तो ये कितना आ गया? 3। तो 3 और जोड़ दो, आंसर हमारा क्या रहेगा? 597 रहेगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हमारे पास आता है तो हम इसका हल इस प्रकार से कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए। एक सवाल आप ये बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा? 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 और प्लस 1/99 का मान क्या है? का मान क्या रहेगा? तो ये हमें ध्यान देना है।
कि इसका मान जो है वो क्या रहेगा। तो पहले आप एक बात देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जोड़ करने की बात करेगा तो हर बच्चा इनका क्या नहीं ले सकता, एलसीएम नहीं ले सकता। जब हम एलसीएम नहीं ले सकते तो हमारे लिए उपाय खत्म हो गए। इसका और कोई विकल्प ढूंढिए कि आप किस अन्य तरीके से कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं कि जैसे 1/15 है, 1/15 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/3 गुणा में 5, 15 होता है। क्लियर हुई बात। अब आप 1/15 को 1/3 गुणा 5 करेंगे तो मान यही आएगा। इसका मतलब ये कि 1/AB आ गया, मैं ये कहता हूँ। और ये बराबर होगा किसके, इनके गुणा में 1 जो इनका डिफरेंस होता है AB के गुणा करते हैं। जैसे कि एक बार इसको हल करते हैं, -1/5, ठीक है, गुणा में क्या होगा तो 1/2 होगा, क्योंकि 5 और 3 में डिफरेंस कितना है 2। आप इसको हल करेंगे ना, अगर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/15 ही आएगा। कर लेते हैं एक बार, 15 एलसीएम आया, 5 और क्या आएगा -3, 2/15 गुणा में 1/2 तो कट के क्या आएगा 1/15। इसका मतलब यही है। मेरी बात समझ में आई। आप एक बार इसको और देखिए कि 1/15 है, ये बराबर होगा 1/3 गुणा 5, 15 ही है, एक ही बात है, ठीक है ना। अब आप ये कहें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/A इंटू बी, A इंटू बी को लिख सकते हैं 1/A माइनस 1/B गुणा में A बटा जो डिफरेंस होता है उससे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी 15 एलसीएम है, 5 और 3 तो 2/15, 1/2 से क्यों किया तो 1/2 इसलिए लिया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1/2 था। क्लियर हुई। अब आप सभी को अगर देखोगे तो यही फॉर्म सभी में बन रही है, और ये सवाल आपके लिए अब और आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए आप इसको 3 गुणा 5 कह सकते हैं, 5 गुणा में 7 है, ये 7 गुणा में 9 है, 9 गुणा में 11 है। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्योंकि सभी में 2 का डिफरेंस है। तो आप एक बार इनको लिखे, कॉमन तो 1/2 आ ही जाएगा, ठीक है। 1/2 क्यों लिया, 5 और 3 में डिफरेंस 2 है, 7 और 5 में 2 है, 9 7 में 2 है, 11 9 में भी 2 है। अब लिखेंगे हम 1/3 माइनस 1/5 प्लस ये वाला 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस में 1/11। अब क्या होगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या बचा 1/3 माइनस 1/11। मैं आपको कहूँ कभी भी ऐसा सवाल पेपर के लिए है तो आपका पहला डिजिट 1/3 और इसमें अंतिम वाला ही बचेगा, आपको ये ध्यान देना है, बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है इनमें आप उनसे गुणा कर देंगे 1/2 से। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी 33, तो 11 माइनस 3 तो 8/33 गुणा में 1/2 तो कटकर आ जाएगा 4/33 आपका आंसर है, आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ऐसा कोई सवाल आपको नज़र आ जाए तो आप सीधे इनको कर सकते हो। पहला डिजिट मतलब 1/3 और अंतिम 1/11 ले लीजिए, यही आना है। कॉमन 1/2 क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। चलिए हम अपना नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं कि हमारे पास क्या आया हुआ। पांच के प्रथम 100 गुणजों का औसत क्या है। एक सवाल ये आया हुआ था, बहुत अच्छा सवाल है, औसत है भाई। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या रहने वाला है बताइए। ऑप्शन में आपके लिए जो रख रहा हूं कि 5 के प्रथम 100 गुणजों का जो औसत है वो क्या रहने वाला है।
तो ऑप्शन है हमारे लिए 999.59। 1001 बटे में 1001 ही लिख, फिर लिख रहे हैं हम 495 और फिर है 201। क्या उत्तर हमारा आने वाला है? तो इसमें कहा कि भाई 100 के प्रथम नहीं 5 के प्रथम 100 गुणजों का औसत जो है वो क्या रहने वाला। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा 101 है भाई, 101 है। क्लियर है भाई? देखो प्रथम 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और अंतिम वाला क्या होगा? 100वें की बात करें हम तो 500 होगा, यही चलेगा। अब एक बात बताओ, सभी के बीच में डिफरेंस क्या है? बराबर है। अगर अंतर सभी का बराबर है तो औसत के लिए तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी, पहला नंबर लीजिए कितना 5 और अंतिम नंबर लीजिए 500, भाग कर दीजिए 2 से, तो आंसर हमारा 505/2 आ जाएगा। इसमें नहीं है तो इसका मतलब कोई हो सकता है ये आपके लिए गेस मार्किंग मिला हो, लेकिन आपका आंसर सही क्या है? 505/2 रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई गेस मार्किंग भी नहीं था कि कहीं नज़दीक पहुँचता हो, तो ये उत्तर इनमें गलत थे भाई। परीक्षा में आया वो क्वेश्चन था, वही उठाया था, तो ऑप्शन तो मैंने बाद में देखे। लेकिन चलो आपका उत्तर सही क्या है फिर? 505/2 समझ में आया या नहीं है? दोबारा देख लीजिए। 5 के मल्टीपल क्या है? तो हम कहेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, लास्ट जो 100वां होगा वो क्या होगा? 500 होगा। आप पहला और अंतिम जोड़ेंगे तो 505/2 लगभग आपका रहेगा ये 252 पॉइंट कुछ रहने वाला है। तो आपका ऑप्शन ये सही है क्या? इसमें नहीं है भाई, 505/2 उत्तर रहेगा। अब औसत में आप ये चीजें विशेषतः ध्यान देना कि जहां डिफरेंस बराबर होगा ना, वहां पहला और अंतिम नंबर ही लेना हमें, वहां में पहला और अंतिम नंबर ही लेना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है ये, परीक्षा में कहीं ऐसा निकल ना जाए। 3 के प्रथम 100 गुणजों के वर्गों का औसत क्या है? वर्गों का औसत क्या है भाई? तो ये पूछा हुआ है, तो इसको हल करवा देते हैं एक बार। तो अच्छा प्रश्न है, तो देखिए क्या कहेंगे। अब देखो पहले हमें ये देखना है 3 के प्रथम 100 गुणज, फिर उनका क्या करना हमें? वर्ग, वर्गों का हमें औसत बताना। तो पहला गुणज आप कहेंगे 3 गुणा में 1 का वर्ग, जैसे ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? 3 गुणा में 2, ये हमारा दूसरा हो गया। इस प्रकार से हमारे ये जो 3 गुणा में 100, ये वो 100 गुणज हो गए। क्लियर हुई बात? समझ में आई? अब आप ये कहेंगे सभी में क्या है? 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर, अंदर ही क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लास्ट में 100 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, देखो औसत होता है सभी का योग बटे में कुल संख्या। जितने नंबर दिए उनका सभी का योग कर दीजिए और जितने नंबर उनसे भाग करिए। आप कहेंगे भाई वर्गों का योग क्या होगा? जैसे 1 से 100 तक तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हो गए, तो क्या होगा? ये होगा आपका n × n+1 2n+1/6 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? n 100 है, 101 और 200 + 1 तो 201/6, ये तो इनका हो गया योग, और ये 9 इसे गुणा कर देंगे, सभी का योग आ गया। ये गुणा में क्या करेंगे? 100 से इसको भाग कर देते हैं।
औसत आ जाएगा ये। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो बचेगा आंसर वो क्या बचेगा, 201 गुणा 101 गुणा 9 कितना आएगा भाई, 201 गुणा 182 709 आ रहा है क्या, 182 709 आ रहा है क्या इनका, 201 गुणा 101 गुणा 9 कितना आ रहा है, यही आ रहा है 182 709, देखना यही आएगा लगभग, क्योंकि ये 200 भाग इसको आप 6 से करेंगे, भाग आप इसे 6 से करेंगे, हमारा लगभग आंसर यही आएगा। 9 गुणा में 101 गुणा 201 बचेगा यही भाग 6 से, समथिंग ये हमारा एवरेज है, ये हमारा एवरेज है। क्लियर हुई बात, तो आप उम्मीद करिए। हाँ दोबारा ले लेते हैं भाई, कोई ना, दोबारा समझ लेते हैं इनको। जैसे 3 के प्रथम 100 गुणजों के वर्गों का औसत क्या है, तो आप कहें 3 के प्रथम गुणज क्या होंगे, तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 100 का स्क्वायर, ऐसे चलेंगे ये 100 नंबर। तो अब आप कहेंगे एक सभी में 3 का जो स्क्वायर है वो कॉमन है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का, इस तरीके से ये बचेंगे। आपके लिए 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा, ये बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 रहेगा। तो हम इसमें 100 101 201 बाई 6 कर रहे हैं। ये 9 कहाँ से आया, तो 3 का स्क्वायर था, और ये 100 कहाँ से आया, तो कुल संख्या देखो, योग भाग कुल नंबर करेंगे तो औसत आएगा, तो 100 आ गया। तो कटने के बाद में हमारा आंसर क्या बचेगा भाई, इसको गुणा ये आएगी 182 709, ठीक है, तो लगभग हमारा ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो गुणा हमारी क्या रहेगी, 182 709 समथिंग रहेगा ये 30 45 15, लगभग 30 45 15, मतलब ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं भाई। तो ये जो चीज़ें हैं वो परीक्षा में, अभी आपने स्टाफ नर्स की जो परीक्षा हुई उसमें एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसके अपर क्वेश्चन को उठा लिया। ये क्वेश्चन ऐसा है जो परीक्षा के लिए अगर आ गया ना तो सभी के लिए एक समस्या बनेगा, और हम उस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो आपके लिए कोई नया नहीं है। ठीक है, तो अब वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो स्टाफ नर्स के लिए आया हुआ प्रश्न था। क्या प्रश्न था, तो वो ये था भाई, 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब बराबर दिया हुआ था 30 25। आपको बताना था 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस में 20 का क्यूब, ये बताना। ठीक है, ऑप्शन भी आपके रख देते हैं, क्या है, तो देखो भाई सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो हम उससे अगला लेवल उठा के चल चुके हैं। क्या था ऑप्शन हमारे, 24 200 21 200 20 200 और 19 200, ये ऑप्शन है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, देखो ये तो दिया ही हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का प्लस 10 का क्यूब किसके बराबर है, 30 25। वैसे आपको बता दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ना, उनका वर्ग कर दें तो वो किसके बराबर रहेगा, तो आप कह देंगे उनका घन आ जाएगा। तो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 55 ही होता है। ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो 30 25 है। ये वैसे ही बताया कि आपको ये भी समझ में आए, कई बार जरूरी थोड़ी है कि यही आए, आपको पता भी होना चाहिए। अब ये 30 25 भी बता देते हैं कैसे आया। तो देखो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 है ना, उनका वर्ग सीधा निकलता है। देखो 5 का क्या है 25, और 5 के बाद आता क्या है 6, 6 5 30 आ गया 30 25। और देखिए जैसे 75 का वर्ग चाहिए, निकाल लोगे, 5 का 25, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 56 25। छोड़ दो यहाँ, जब 99 900
95 का वर्ग निकाल लेते हैं आप, क्या आएगा 5 का 25, 99 के बाद 100, 99 100। ये इसलिए बताया कई बार आ जाती है गुणा। चलिए यहाँ क्या है, देखो कॉमन क्या निकलेगा भाई, कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे सम, सभी में 2 का जो क्यूब है वो कॉमन है, निकाल लो। क्या बचेगा, 2 का क्यूब निकाल लिया, 1 का क्यूब प्लस 2 का प्लस 3 का, लास्ट में आप कहेंगे 10 का क्यूब बचेगा। क्लियर हुआ। 1 2 3 इनका तो मानक लेने दे ही रखा है, कितना 30 25, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो गुणा इसको 8 से कर दो, आंसर क्या गया 24 200। इतनी सी बात थी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताई कि आपको पता भी हो। क्लियर हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। शिफ्ट बाई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनमें क्या ध्यान देना है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और भी करते हैं ऐसा, तो देखिए भाई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9 का क्यूब किसके बराबर है, तो 20 25, ठीक है। ये दे रहा है 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब, पॉइंट है यहाँ, ठीक है भाई, और 0.99 का क्यूब। हमें ये x बताना, हमें ये x बताना। सेम क्वेश्चन ये भी परीक्षा में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, तो 0.11 क्यूब कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, यही रहना है, ठीक है। इनका मान तो अगले ने दे ही दिया, कितना 20 25। 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है भाई, लेकिन 0.11 का क्यूब करेंगे तो 6 पे पॉइंट लग रहा है, 1 2 3 4 5 और 1 6 गुणा करते हैं, आंसर हमारा लगभग 2.695 रहेगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्न आया हुआ भी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या रहने वाला है। प्रश्न आपको जितने अर्थमेटिकल के हैं वो सारे हल कर लेंगे, कहीं भी समस्या रहने वाली नहीं है। इसके बाद में आपका हिंदी का जो है वो भी लेके आएंगे, जिससे हिंदी से रिलेटिव भी आपके जो है 1-2 दिनों में कवर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे हम बात करते हैं। तो देखिए भाई ये प्रश्न भी अच्छा है। 99,999 गुणा में 29,999 गुणा में 1,03,000 और गुणा में था 1,01,000। ये कहता है इन सभी की गुणा करें, इन सभी की गुणा करें तो इस गुणा के में जो सैकड़े का अंक व इकाई के अंक का योग कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कहता है कि ये सारी गुणा कर दी जाए, तो इसमें गुणा में लास्ट में इकाई का अंक तो सभी को पता होगा, लेकिन इसका दाई का अंक हमें पता होना चाहिए। और इसने तो आगे पूछ लिया कि सैकड़े का अंक क्या होगा, ठीक है। बाकी गुणा बहुत बड़ी आने वाली है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। देखो आप कहेंगे गुणा में 29,999 गुणा में 3 और गुणा में ये चीज दी हुई है। आपको चाहिए इसमें लास्ट 3 अंक तो चाहिए ही चाहिए,
जब आपको 3 लास्ट के अंक डिजिट पता होंगे तभी तो हम बता पाएंगे, क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई इसकी गुणा में इसके इकाई और सैकड़े का जोड़ क्या होगा। क्लियर हुआ? तो आप एक बात ध्यान देना, अगर हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, 2 अंक चाहिए, तो आप उस गुणा को 100 से भाग कर दो, 100 से भाग कर दो। 3 अंक चाहिए लास्ट के तो कितने से भाग करेंगे? 1000 से। 4 अंक चाहिए तो कितने से भाग करेंगे? 10,000 से। क्लियर है? 5 चाहिए तो 1 लाख से। अब आप इसे कितने से भाग करेंगे? 1000। 1000 से भाग करना बहुत सरल है। देखो कैसे, 99 जो हमारे पास ये नंबर है 99,999, तो आप इसको कह सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 99,000 प्लस 999, यही होगा। अब 99,000 को तो 1000 क्या कर देगा? भाग बचेगा क्या? 999। इसका मतलब जब 1000 से भाग करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट देख लो बस आप, और कुछ नहीं देखना। 3 देख लिया हमने, यही है। अब आप कहेंगे 3 डिजिट देख लिया तो आप इस संख्या को भाग करेंगे तो रिमाइंडर सेंसपल जो है हमारा क्या बचेगा? वो माइनस का 1 बचेगा, या तो 999 बच सकता है। और 999 से ठीक बड़ी संख्या जो 1000 से भागो तो वो 1000 है, और कितना कम है? 1। यहाँ क्या बचेगा? 1। ये 3 ही बच जाएगा प्लस का, और ये 1। ठीक है, अब ये सेंसबल है। गुणा करिए भाई, क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3 आएगा। 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी। अब लास्ट का अंक 3 है, अब लास्ट के 3 अंक की बात करें तो क्या रहेगा? 003 रहेगा। क्लियर है? क्योंकि ये संख्या जो है उसकी गुणा बहुत बड़ी आनी है, यहाँ नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ और इसके लास्ट के 3 अंक ये हो सकते हैं। तो ये तो रहा इकाई का, ये रहा दाही का, और ये रहा सैकड़े का। सैकड़ा प्लस इकाई, आंसर क्या आया? 3 आ गया। आंसर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। कि इनका जोड़ ही पूछ रहा है तो हम जोड़ बता दें। क्लियर है? तो ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखना क्या है, दोबारा देख लीजिए, कोई ना 2 अंक से चाहिए तो आप 100 से भाग करोगे, लास्ट में 3 अंक चाहिए तो 1000 से, 4 करोगे तो 10,000 से। ठीक है, आप इस गुणा को 3 अंक चाहिए क्योंकि हमें सैकड़े का अंक और इकाई का जो अंक आएगा उसका जोड़ करना था। मैंने 1000 से भाग किया तो 999, मतलब लास्ट के 3 डिजिट हिंट करिए आप, कितना है? 999। 1000 से कितना कम है? 1। ये भी 1, ये प्लस 3 कर देंगे और ये आपका क्या आ जाएगा? 1। आप कहें जी यहाँ 997 क्यों नहीं किया? फिर 997 गुणा 999 करें, गुणा नहीं होगी, इसीलिए हम छोटा ही नंबर ले रहे हैं। 1 गुणा 1 1, 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा गुणा आई, माइनस गुणा माइनस क्या रहेगा? प्लस। अब वो लास्ट के डिजिट जैसे 3 बचा है तो इसके आगे क्या रहेगा? 0 0 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर रहेगा। तो सैकड़े का अंक यहाँ 0 है, इकाई का अंक 3 है, तो आंसर 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जो हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 100, इनमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या होगा? इसका मतलब ये कह रहा है भी सभी को जोड़ दिया जाए तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा? आपके लिए ऑप्शन जो है इसमें 3 4 5 6 ये दिए हुए हैं, A B C D। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इनको। तो आप सभी के मान ले लो, 1 फैक्टोरियल है, किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम? तो 2 गुणा में 1, क्रम गुणित संख्या होती है, ये लगातार रहेगी, तो आप कहेंगे इसका मान 2 है। 3 फैक्टोरियल का मान क्या है? तो 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या आएगा? 6। 4 फैक्टोरियल का मान क्या है? तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आया जी? 24। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल का मान क्या आएगा?
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120 आएगा। क्लियर है? अब मैंने आगे क्यों नहीं लिया वो भी देखिए। एक फैक्टोरियल के बाद तमाम जितने भी फैक्टोरियल नंबर आएंगे वो सारे नंबर सम होते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो संख्या आएगी, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल से पहले जितने भी नंबर आए हों या उनका गुणनखंड हो वह सभी उनको क्या कर देगी, भाग कर देगी। ठीक है, जैसे कि अब 5 फैक्टोरियल 120 है, 4 फैक्टोरियल क्या 24 है, 5 फैक्टोरियल के बाद में 0 आया तो सभी का 5 फैक्टोरियल से 100 मतलब n कितना भी हो यूनिट नंबर सभी का क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको ये भी पता है 0 रहेगा। तो अब आपको पहले 4 को ही जोड़ना है। तो 1 फैक्टोरियल का मान आपको पता है जी क्या है 1, 2 का मान क्या है 2, 3 का मान क्या है 6, 4 फैक्टोरियल का 24। आप इनके इकाई के अंक को जोड़ें तो 4 6 10 12 और 1 13। इकाई का अंक बताओ इसमें क्या है 3। आंसर 3 है, आंसर है 3 है। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट अपना जो सवाल है वो करते हैं। फैक्टोरियल पे आपका जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, तो आप उसको अच्छे से क्या है कवर कर लेना। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है वो देखिए क्या रहने वाला है। दो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि 3 गुना होती है तो बताएं उसी ब्याज की दर से कितने समय में राशि 9 गुनी हो जाएगी। ये सवाल आपका सीधा चक्रवृद्धि ब्याज से आया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ऐसा ब्याज जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा हो। ठीक है, अब आप एक तो ये ध्यान देना। दूसरी बात ये ध्यान देना कि 2 वर्ष में अगर वो राशि 3 गुना हो रही है, हमें कितना बताना है 9 गुनी। बहुत सरल है। अगर कोई राशि 2 वर्ष में 3 गुना हुई तो अगले 2 वर्ष में फिर वो 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब अगले 2 वर्ष में 3 का 3 गुना होगी तो कितनी होगी भाई 9 गुनी। ठीक है, यही पूछ रहा है कितना टाइम लगा होगा, तो आप कहेंगे 2 और 2 4 साल लगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है कि 2 वर्ष में वो 3 गुना हो रही है तो अगले 2 वर्ष में भी वो 3 गुना होगी। इनका अनुपात यही रहेगा। तो 3 का 3 गुना कितना होगा 9। अब आप कहें अगले 2 वर्ष में 9 का 3 गुना और होगी तो कितना हो जाएगी 27। तो 27 गुना पूछ लेता तो 2 2 4 और 2 6 आ जाता। ये ऐसे ही चलेगा भाई। 2 वर्ष में अब वो 3 गुना होगी, हर 2 वर्ष में वो 3 गुना होती जाएगी। ठीक है, तो आपसे जितना भी पूछे भी 81 गुना, तो 3 गुना 3 9 9 3 27 27 81 कितना, ये गुणा ना कर देना, ये जोड़ होगा कितना तो 8 साल। क्या 8 साल। क्लियर हुई बात। तो ये सवाल था। आंसर इसका क्या रहेगा 4 साल रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा तो 4 साल रहेगा। ये आप कह सकते हैं। जैसे एक सवाल और देखते हैं इसमें, एक सवाल आप इसमें और देखते हैं। 3 वर्ष में राशि दुगनी होती है, 2 गुनी होती है तो उसी ब्याज की दर से 16 गुना कितने टाइम में होगी, 16 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। तो आप देखो 3 वर्ष में कितनी दुगनी, अगले 3 वर्ष में 2 की दुगनी और हो जाएगी, कितना होगी 4। अपने को कहाँ पहुँचना है 16 पे। 4 की दुगनी हुई कितनी होगी जी 8। अगले 3 वर्ष में
8 की फिर दुगनी हुई, कितना हुई 16। इतना ही चाहिए था। कितना टाइम लगा भाई? 3 6 9 12। आंसर क्या है सभी का? 12। बिल्कुल सही है कि आपका आंसर है 12 आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखिए। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, आप बस थोड़ी सी मेहनत जो है वो जरूर करिए। लास्ट टाइम में 1 या 2 दिनों में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि पेपर को किस तरीके से हैंडल किया जाए, तो हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है कि आप पेपर को करें कैसे। सभी बच्चों की ये समस्या रही होगी और आपको उस अनुभव से हम बताएंगे कि आप किस तरीके से पेपर को किया जाए कि आपका जो टाइम है वो मैनेजमेंट ठीक ढंग से हो पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं। क्या है आपका? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 99 गुणा की जाए तो इस गुणा के अंतिम में शून्य की संख्या क्या? संख्या कितनी है? तो देखिए भाई क्या कह रही है। आप ये ध्यान देना कि अंतिम में जो शून्य होता है वो कैसे बनेगा। अंतिम में शून्य बनता है किसी गुणा में, तो 2 गुणा में 5 करेंगे तो आपको एक शून्य निर्मित होगा। 2 का एक मल्टीपल चाहिए, 5 का भी एक मल्टीपल चाहिए, तभी आप 10 बना सकते हैं, मीन्स 1 0 बना सकते हैं। यहां देखें तो आपके पास सारी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे विषम है। तो विषम संख्या है 2, तो यह है ही नहीं, तो शून्य बनने की कोई संभावना ही नहीं है, तो उत्तर 0 रहेगा। कुछ चीजें ऐसी रहेगी, शून्य कुछ भी नहीं बन सकता। क्लियर हुई बात? क्योंकि सारी संख्याएं हमारे पास ये क्या है? विषम है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो है उस पर बात करें। क्वेश्चन जो हमारा देखिए भाई, 247 की पावर 143 दी हुई है। इकाई का अंक बताएं। इकाई के अंक का जो ये टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या आया हुआ है? 7। अगर आधार में इकाई का अंक 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, तो पावर कुछ भी हो तो सेम रहेगा। 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 0 की 0। ठीक है, अब बात करें इस आधार की इकाई का अंक 4 और 9 आ जाता, क्या होता? फिर हम पावर चेक करेंगे। सम है तो 6, विषम है तो 4, और इस केस में सम है तो 1 और विषम है तो 9, और ये आ जाए क्या? 2 3 7 8। किसी का भी आ जाए तो आप ये कह देंगे कि वो जो नंबर है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और उस केस में हम पावर को कितने से भाग करेंगे? 4 से। 4 से भाग करने पे जो सेंसफल पावर में बचेगा, या तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, या 0 बच सकता है। 1 2 बचा है तो उतनी बार गुणा कर लेंगे। जब सेंसफल 0 बचेगा तो उस अंक को, उस अंक का मतलब 2 3 7 8 को कितने से कितनी बार गुणा करेंगे तुम? 4 बार। तो यहां देखिए क्या है? 7 है। 4 से भाग करने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, 43 है। सेंसफल क्या बचेगा? 3। तो 7 को आप 3 बार गुणा कर दीजिए। 7 7 49, 9 9 7 63। आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा। ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो इकाई का अंक का जो टॉपिक पूरा था मैंने वो भी बता दिया क्या रहने वाला है। तो आप जो भी इनका रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आए तो वो भी आपका कभी गलत नहीं होगा। आप पावर को 4 से भाग करिए। सेंसफल या तो 1 आएगा तो 1 बार, 2 बचे 2 आया 2 बार, 3 बचा 3 बार, 0 आएगा तो उस अंक को आप 4 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं। एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, तो बताएं एक अंक जो आए
जो आए वह 3 के गुणज होने की क्या संभावना है। अब आपका प्रायिकता का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हम एक पासे को उछाल रहे हैं, उसमें से 3 के मल्टीपल आने की क्या संभावना है। तो प्रायिकता आपको ये कहती है कि भाई प्रायिकता जो है वो आपको ये कहती है, क्या कहती है, तो आप कहेंगे कि जो संभावित परिणाम है ना बटे में कुल परिणाम। तो एक पासे को अगर आप उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6, और संभावित तो हमें देखने हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6 यही आ सकता है एक पासे में। 3 के मल्टीपल देखो क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो 2/6 आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ रहा होगा। आंसर क्या देगा, तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ए जो सेट है इसमें हमारे को दिए हैं 2 5 7 3 9 8 1, ये एक सेट है। बी सेट जो है 2 5 8 11 13 17, ठीक है भाई। अब हमें ये बताना ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसका ऑप्शन ए बी सी डी जो है वो भी दिए होंगे, लेकिन एक बार आप इसको सीखते हैं। ये सेट का क्वेश्चन है, समुच्चय जो है वही है। आपसे कहा कि या तो ए यूनियन बी पूछता है या ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो आप पहले इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। देखो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होगा इकट्ठा होना। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो सांझे है ना वही सारे एलिमेंट्स जो इनमें आए हुए हैं वो ले लेंगे। तो आप बोले कि ए और बी में से सांझे क्या है, तो आप कहेंगे जी 2 है, लिख दो, 5 है, लिख दो, और क्या जी 8 भी है, लिख दो, और क्या जी, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर आप पूछ लेते कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में सब लेना है, यानी कि यहां बस 2 5 7 3 9 8 1 11 13 17 सभी को ले लिया मैंने। जो कॉमन था उसको एक बार, जो दोनों में नहीं भी है तो उसको भी ले लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा ए यूनियन बी हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है। जैसे कि अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो शहर की जनसंख्या 2 साल बाद के बाद 1,21,000 हो जाती है। तो पहले क्या थी, पहले क्या थी। अब देखो ये जनसंख्या से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मिले तो आप एक बात ध्यान देना, क्या करेंगे कि 10% जो है ये शहर की जनसंख्या उसी प्रकार से बढ़ेगी जिस प्रकार से आपका चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है। अब तो कोरोना था, खूब बढ़ेगी, कोरोना में खूब बढ़ेगी। तो यानी कि ये दावा भी था आपको, ये एक अखबार टाइम्स ऑफ जो न्यूज़ है आपकी, उसने कहा कि भाई कोरोना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो भारत की बढ़ी है। बेले बैठे और कोई काम नहीं था, ठीक है। तो ध्यान देना 10% को क्या लिखेंगे, तो 1/10, ठीक है। अनुपात क्या रहेगा, बढ़ रही है तो 10:11, 10:11 क्या करेंगे 100:121 दोनों की गुणा।
अगर शहर की जनसंख्या 100 है तो उसके बाद 121 हो जाएगी। कितनी है भाई? 121 का मतलब ये इससे कितना गुणा है? 1000। तो ये इसका 1000 गुणा होगा तो 1 लाख। तो आंसर रहेगा कि हमारी शहर की जनसंख्या पहले 1 लाख थी। ठीक है, तो सभी दोस्तों का उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। और एक बात आप विशेषतः ध्यान देना कि ये सीरीज जो है वो आपकी लास्ट कल में हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में आपकी हिंदी की भी एक क्लास लेके उसमें हिंदी एक क्लास में पूरा ही कर लेंगे। तो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक पहुंचा दिया करो, अपने पास ना रखा करो, क्योंकि सभी को फायदा हो इस प्रकार का आप काम किया करो। ये निःशुल्क है, कोई आपका कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो अंत तक आप इस क्लास को देखा, बहुत अच्छा मेरे को भी लगा, आपको भी लगा होगा। तो सभी दोस्तों का राम राम, और हम मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में नेक्स्ट। तो सभी दोस्तों का राम राम।